हम वतनों भारतवासियों, आप सबको कुलवंत सिंह की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, मुझे कनाडा के वैनकूवर शहर में रहते हुए तकरीबन 25 साल हो गए हैं और उससे पहले 35 साल मैं दिल्ली में रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 25 नवंबर से मैं हर रोज़ रात को जागकर किसान आंदोलन के बारे में जो भी वीडियो यूट्यूब पर आती हैं उनको देखने के बाद ही मैं सुबह 6-7 बजे सोता हूँ, क्योंकि इंडिया में जब दिन होता है तो यहाँ पर रात होती है। दोस्तों, मुझे यह देखकर बड़ी हैरानगी होती है कि हमारे पास कितने समझदार किसान लीडर हैं और एक बहुत ही समझदार मोदी सरकार और उनके मंत्री हैं, फिर भी पिछले 45 दिनों से कोई रास्ता नहीं निकल पाया। इतनी सर्दी में 2-3 लाख किसान सड़कों पर खुले आकाश के नीचे रात को सोते हैं, जिसके कारण 70 से ज़्यादा किसान वीर गति प्राप्त कर चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया इस आंदोलन को कवर कर रहा है, जिससे भारत की छवि दुनिया भर में बहुत ख़राब हो रही है। यह कोई इतनी जटिल समस्या नहीं है जिसका सरकार और किसी किसानों के पास कोई हल ना हो। इतने बुद्धिजीवी भारत में बैठे हैं, फिर भी कोई हल नहीं निकाल सके। दोस्तों, मेरा ना तो भारत की सरकार से कुछ लेना देना है और ना ही किसान लीडरों से कोई नाता है। मैं तो एक इंडो कनेडियन होने के नाते भारतवासियों के साथ हमदर्दी रखता हूँ। भारत की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और वहाँ के स्कूल कॉलेज में पढ़कर यहाँ आया था, इसीलिए भारत का शुभ चिंतक हूँ। मेरे दिमाग में कुछ सुझाव आ रहे थे जिनको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि अगर आप किसानों की समस्याओं का स्थायी हल चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं किसानों की समस्याओं का जिक्र करूँगा और उनके कारणों को बतलाऊँगा, फिर उनका स्थायी हल बताऊँगा। अंत में जो सरकार ने किसानों के बारे में कानून बनाए हैं उसकी चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले किसानों की समस्याओं के बारे में बात करता हूँ। भारत के किसानों की सबसे बड़ी एक ही समस्या है, उनको उनकी फसलों का पूरा दाम नहीं मिलता। जिस फसल को वो 5-6 महीने में अपने बच्चों की तरफ पालते हैं वह मंडी में जाकर रुल जाती है और किसान को भी रुला देती है। अब इसके पीछे कारण क्या है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ। मैं जो 45 दिनों में जान पाया हूँ इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है वेरी ओल्ड फार्मूला ऑफ एमएसपी। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको भारत सरकार का कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस CACP यह तय करता है। एमएसपी को यह कैसे तय करता है, इसका फार्मूला क्या है। अक्टूबर 2006 में NCF यानी कि नेशनल कमीशन ऑन फार्मर के चेयरमैन प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके हिसाब से जो फसल को बीजने से लेकर काटने तक खर्चा आता है उसमें अगर 1.5 गुना प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो वह MSP निकल आता है। अब कॉस्ट को निकालने के लिए भी 3 फार्मूले हैं। पहला है A2, जिसमें बीज और खाद को जोड़कर जो खर्चा आता है वो A2 कॉस्ट होती है। दूसरा है A2 प्लस FL। अब बीज, खाद और फैमिली लेबर को जोड़ दें तो ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला है C2। अब C2 में A2 प्लस FL प्लस इंटरेस्ट फॉर गो ऑन ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स, यानी कि जो ब्याज बनता है ज़मीन के ऊपर उसको भी इसमें जोड़ दिया जाता है कॉस्ट में। या जो किसान ठेके पे ज़मीन लेते हैं उस ठेके की जो रकम है उसको भी जोड़ दिया जाता है, तब ये C2 कॉस्ट निकल आता है। अब यह रिपोर्ट 2006 में तैयार की गई थी और आज 2021 हो चुका है। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और भारत की अर्थव्यवस्था सरप्लस चल रही थी, फिर भी मनमोहन सिंह जी ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2014 से मोदी सरकार आई, इसने भी उस रिपोर्ट को पूरी तरह लागू नहीं किया। मेरे को जहाँ तक पता लगा है कि अभी जो MSP 23 फसलों को मिलता है वह A2 प्लस 50% प्रॉफिट पर तय किया जाता है, जबकि स्वामीनाथन जी ने 2006 में जो फार्मूला दिया था
वो C2+ 1.5 गुना प्रॉफिट का था। इस फार्मूले को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। C2 का मतलब है बीज, खाद, परिवार की लेबर और ज़मीन का ठेका या ज़मीन की कीमत पर इंटरेस्ट लगाकर जो कास्ट आएगी उस पर 1.5 गुना प्रॉफिट जोड़कर जो रकम आएगी वह होगी 2006 के हिसाब से MSP। दोस्तों 2021 में भी इस फार्मूले से MSP नहीं मिल रही, जबकि 2006 में जो सरकारी कर्मचारी 5,000 रुपये तनख्वाह लेता था, आज उसकी तनख्वाह 50,000 रुपये महीना हो चुकी है, यानी कि 10 गुना बढ़ चुकी है। बिजनेसमैन, दुकानदार हो या उद्योगपति, वह भी 10-15 गुना ज़्यादा कमा रहा है। किसान को 6 महीने में 1.5 गुना प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, इसीलिए वह पिछले 15-20 सालों से पिछड़ गया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से दूसरे लोगों की आमदनी बढ़ी है मगर किसान की नहीं बढ़ी, इसीलिए वह बर्दाश्त करता करता अब सड़कों पर आ गया है। तो अब इसका हल क्या है? मैं जो समझता हूँ, अगर मोदी सरकार 2021 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट को रिवाइज नहीं करना चाहती तो मत करे, मगर उस रिपोर्ट के हिसाब से MSP तैयार करे। वह क्या है? C2+ 1.5 गुना यानी कि C2+ 150% प्रॉफिट। इसका मतलब यह हुआ कि जो किसान ठेके पर खेती करता है उस ठेके की रकम को भी कॉस्ट में जोड़ा जाए और फिर वो C2 कॉस्ट कहलाएगी। अब इसमें 150% प्रॉफिट को जोड़ दें तो वह MSP निकल आएगी। मान लो C2 कॉस्ट आती है 1,000 रुपया, तो उसमें 1.5 गुना प्रॉफिट यानी कि 1,500 रुपये और जोड़ दें तो यह MSP आ जाती है 2,500 रुपया। यह फार्मूला 2006 का है। मुझे हैरानगी होती है कि यह 2020 तक भी लागू क्यों नहीं हुआ। कम से कम अब तो कर दो। सरकार को चाहिए कि इस फार्मूले से MSP निर्धारित करे और इसको एक कानून बना करके मॉनिटर करे कि मंडी में व्यापारी या आड़ती लोग इससे नीचे खरीदारी ना करें। अगर कोई करता है तो उसके लिए जेल का प्रोविज़न हो, सख्ती से कानून का पालन हो, तब जाकर किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिल सकेगा। अब कृषि मंत्री या मोदी जी कहेंगे कि यह संभव नहीं है, क्योंकि MSP का रेट बढ़ने से PDS की दुकानों पर गरीब आदमी को राशन महंगा मिलेगा और सरकार को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो मेरा जवाब ये है कि सरकार या FCI सिर्फ 6% गेहूँ और चावल की फसलें खरीदती है, बाकी 94% गेहूँ और चावल APMC की मंडियों में आड़ती और व्यापारी लोग खरीदते हैं। तो सरकार को सिर्फ 6% पर भी अधिक सब्सिडी देनी पड़ेगी, लेकिन किसानों को 23 फसलों पर 100% पूरी कीमत मिलेगी। सरकार को किसानों का गला दबाने की बजाय आड़तियों और व्यापारियों पर अंकुश लगाना होगा। MSP का कानून बन जाने पर 23 फसलों को चाहे सरकार खरीदे, जो कि संभव नहीं है, कृषि मंत्री और अमित शाह जी बार बार कह चुके हैं, या फिर आड़ती और व्यापारी खरीदें या कोई कॉरपोरेट कंपनी खरीदे। किसान को हर हालत में उसकी पूरी MSP के हिसाब से कीमत मिलेगी। नंबर दूसरा कारण है किसान को पूरी कीमत ना मिलने का दूसरा कारण है आड़तियों और व्यापारियों द्वारा पूल करना या कर्टेल करना। किसान जब मंडी में अपनी फसल लेकर जाता है तो आड़तिया उस फसल पर बोली लगाकर उसको बेचता है और उसके ऊपर सरकार का टैक्स और अपनी कमीशन काट कर किसान को पैसे देता है। अब आड़तिये का दायित्व यह होता है कि वह बोली की स्टार्टिंग MSP से शुरू करे और जहां पर बोली समाप्त हो वह सेलिंग प्राइस निश्चित करे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे आड़तिये खुद ही फसल को खरीद लेते हैं। वो सिर्फ कमीशन पर काम नहीं करते बल्कि अपना पैसा लगाकर सस्ते दामों पर फसल खरीद करके बाद में व्यापारियों को महंगे दामों पर बेच देते हैं। जैसे शहरों में प्रॉपर्टी डीलर फ्लिप करने का धंधा करते हैं, ऐसे ही आड़तिये किसानों के साथ करते हैं। अब क्योंकि किसानों ने आड़तियों से एडवांस में पैसे लेकर उधार लेकर रखे होते हैं, इसीलिए किसान को अपने आड़तिये के पास ही फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ता है और आड़तिया इसी बात का फ़ायदा उठाकर किसान को पूरी कीमत नहीं देता। सरकार चाहे जितनी मर्जी MSP फिक्स कर ले,
मगर आड़ती और व्यापारी पुल बनाकर यहाँ कर्टेल करके एमएसपी से नीचे बोली देते हैं, जिससे किसान को एमएसपी से नीचे फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। यहाँ सरकार की गलती नहीं है, बल्कि आड़ती और व्यापारी द्वारा किसान को लूटा जाता है एमएसपी से नीचे बोली लगाकर। आड़तिया एमएसपी की प्राइस से बोली क्यों नहीं देता, वो एमएसपी से स्टार्ट क्यों नहीं करता, जबकि उसका दायित्व है। इसका सीधा सा जवाब है कि वह खुद फसलों को खरीद कर फ्लिप करना चाहता है या वो खुद खरीदना चाहता है। तीसरा कारण है बम्पर उत्पादन। इसका अर्थ यह है कि जिस साल में कोई फसल बम्पर उत्पादन करती है वह मंडी में जाकर रुल जाती है, क्योंकि उसके खरीदार कम होते हैं और उत्पादन अधिक मात्रा में होने पर व्यापारी और सरकार उसकी क्वालिटी में नुक्स निकाल कर उसका दाम नीचे गिरा देते हैं और किसान को पूरे पैसे नहीं मिलते। इसका हल यही है कि सारे किसान एक ही फसल ना लगाएं, बल्कि अलग अलग फसलों को बीजें। दोस्तों, अब मैं चर्चा करना चाहता हूँ कृषि कानूनों के बारे में। मैं ये लेख 2-3 जनवरी को लिखने लगा था। 4 जनवरी को मीटिंग फिक्स हुई पड़ी थी, इसलिए 4 जनवरी तक रुक गया। शायद कोई हल निकल आएगा और आंदोलन समाप्त हो जाएगा, मगर 4 जनवरी को कोई हल नहीं निकला और अगली डेट 8 जनवरी की फिक्स हो गई। अब मैं फिर 8 जनवरी तक का इंतज़ार करने लगा। 8 जनवरी को भी कोई हल नहीं निकला और अगली डेट 15 जनवरी की फिक्स हो गई। अब मैं 15 जनवरी का इंतज़ार नहीं कर सकता और आज 9 जनवरी 2021 को मैं यह लिख रहा हूँ। दोस्तों, मान लो सरकार ने 8 जनवरी को 3 कानून रद्द कर दिए होते और एमएसपी को कानून बनाने के लिए सहमत हो जाते तो आंदोलन समाप्त हो जाना था। किसान भंगड़े डालते हुए और जयकारे लगाते हुए अपने अपने घरों को वापस लौट जाते। यही होता तो क्या इससे किसानों की समस्या हल हो जाएगी? मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि समस्या फिर वहीं पर चली जाएगी जहां पर 5 जून 2020 से पहले ही थी, यानी कि कानून आने से पहले थी। मगर खुदकुशियों का सिलसिला तो 15-16 सालों से शुरू हो गया था, जब से मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत में बड़ी तेज़ी से आई और उनके आने से महंगाई एकदम से बढ़ी। सरकार और प्राइवेट नौकरों की तनख्वाह 10 से 15 गुना बढ़ गई। बिजनेसमैन चाहे दुकानदार हो या उद्योगपति, उसकी इनकम में 10-15 गुना बढ़ गई। मगर किसानों की आमदनी 1.5 गुना भी नहीं बढ़ी, क्योंकि 2006 में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट तैयार की थी उसको लागू नहीं किया गया। स्वामीनाथन ने जो फार्मूला तैयार किया था T2 प्लस 1.5 गुना प्रॉफिट का, वो आज 2021 में भी लागू नहीं किया गया, जिस कारण किसान दूसरे वर्गों से पीछे रह गया है। महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ी है उस तेज़ी से किसान की इनकम नहीं बढ़ी। अब आप पूछोगे कि इसका हल क्या है। अब मैं जो आपको हल बताने लगा हूँ उसको आप ठंडे दिमाग से विचार करना। नंबर 1, सबसे पहले तो एमएसपी पर कानून बनाना होगा, और वो भी C2 प्लस 1.5 गुना या 150% प्रॉफिट कर। इसका मतलब यह है कि किसान ठेके पर ज़मीन लेकर खेती करता है, उस रकम को कॉस्ट में जोड़कर कॉस्ट तय की जाएगी, फिर उसमें 1.5 गुना प्रॉफिट जोड़ा जाएगा। अब जो रकम आएगी वह एमएसपी कहलाएगी। अब मान लो C2 कॉस्ट 1000 रुपये आया तो उसमें 1.5 गुना प्रॉफिट यानी कि 1500 रुपये जोड़ दो तो एमएसपी 2500 रुपये होगा। तब जाकर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, जो कि सरकार ने कहा है। हालांकि यह फार्मूला 2006 में बना था। अगर यह 2021 में भी लागू कर दिया जाता है तब भी किसान खुश हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। अब नंबर 2, दूसरा हल है। अब मैं बात करता हूँ 3 कानूनों की जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा गतिरोध है सरकार और किसानों के बीच में। किसानों को जो सबसे ज़्यादा डर लग रहा है वो यह है कि इन कानूनों के कारण उनकी ज़मीनें चली जाएंगी। वो ज़्यादा इसी बात को लेकर के चिंतित हैं। फिर SDM के पास जाकर कौन चक्कर काटेगा, कोर्ट में केस भी नहीं कर सकते। कोई अगर कंपनी पूरे गांव की फसलों को खरीदने के बाद पैसा नहीं देती तो सारा गांव भूखा मर जाएगा। इस प्रकार की और भी कई समस्याएं हैं। मेरा कहना यह है कि हमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून को पूरी तरह से रद्द करना पड़ेगा।
यहाँ इस कानून को पूर्ण रूप से रिपील करना होगा। इससे नीचे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अभी किसानों को ना तो सरकार पर भरोसा है और ना ही किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर। कुछ दिन पहले मिस्टर अंबानी की ओर से भी बयान आया है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वह किसी किसान की ज़मीन को खरीदना चाहते हैं। तो इस बयान से क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि सरकार इस कानून को रद्द करने के लिए सहमत हो जाएगी। तो मेरा सोचना है कि यह अगर मिस्टर अंबानी पीछे हट चुके हैं तो सरकार भी पीछे हट सकती है। सरकार को यह कानून हर हाल में रद्द करना ही होगा। अब तीसरा हल है, अब बचे दो कानून, एक स्टोरेज का कानून और दूसरा ओपन मंडी का कानून। इन कानूनों पर चर्चा करने से पहले मैं फिर एमएसपी के कानून पर बात करना चाहता हूँ। किसानों ने प्रोफेसर स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर आधारित एमएसपी का कानून तो बनवा लिया, C2 प्लस 1.5 गुना प्रॉफिट पर, मगर इस एमएसपी पर फसल को खरीदेगा कौन? नंबर ए, क्या सरकार खरीदेगी? नंबर बी, क्या आड़ती और छोटे व्यापारी खरीदेंगे? सरकार ने तो साफ मना कर दिया है। किसान लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुना है कि सरकार किसी भी सूरत में सिर्फ 6% गेहूँ और चावल ही की फसलों को ही खरीद सकेगी। जितना राशन उसको पीडीएस की दुकानों पर सप्लाई के लिए चाहिए, एफसीआई के पास 6% इन दो फसलों को खरीदने के लिए पैसा और गोदाम नहीं है। एफसीआई ऑलरेडी 3.5 लाख करोड़ रुपए की कर्ज के नीचे दबी पड़ी है। इसका मतलब ये सरकार के हाथ खड़े हैं। सरकार 23 फसलों पर एमएसपी तो लागू कर सकती है, मगर फसलों की खरीदारी नहीं कर सकती। अब दूसरे नंबर पर आते हैं आड़ती और छोटे व्यापारी या एपीएमसी की मंडियाँ। इन मंडियों में किसान की फसलों की जो लूट होती है उसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। किस प्रकार आड़ती और व्यापारी पूल बनाकर यहाँ कार्टेल करके किसानों को चूना लगाते हैं। जब एक आड़ती A2 प्लस 50% प्रॉफिट की एमएसपी पर फसलों को नहीं बेच पाता तो फिर वह C2 प्लस 1.5 गुना प्रॉफिट वाली एमएसपी पर कैसे फसलों को बेच सकेगा? नहीं बेच सकेगा। ऊपर से एमएसपी का कानून बनवा दिया और जेल जाने की व्यवस्था भी कर ली, तो कोई भी व्यापारी आड़ती जेल में नहीं जाना चाहेगा। तो फिर होगा क्या? किसान 2-3 महीने तक फसलों को लेकर मंडी में बैठा रहेगा या फिर आड़तियों और व्यापारियों को अंडर द टेबल सौदा करेगा। किसान को कानून बन जाने पर भी अपनी फसलों के पूरे दाम नहीं मिलेंगे। पंजाबी में एक कहावत है, पंचांदा किया सिर मत्थे पर नाला उत्थे दा उत्थे। इतना बड़ा आंदोलन चलाने के बाद और इतनी परेशानियों को उठाने के बाद अगर परनाला वहीं का वहीं रहा तो हमने क्या हासिल किया? कुछ नहीं। यह हालात तब पैदा होंगे जब हमने इन दो कानूनों को, स्टोरेज वाला और ओपन मंडी वाला, दोनों रद्द कर दिए। अब यह जो दो कानून कैसे लाभदायक हो सकते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि भारत कृषि क्षेत्र में केवल 2.5% एक्सपोर्ट करता है, जो कि नाम मात्र है। वो इसलिए क्योंकि ना तो आड़तियों के बस की बात है और ना ही छोटे व्यापारियों के, इसलिए किसानों को पूरी कीमत नहीं मिलती। किसानों को उन लोगों की ज़रूरत है जो बड़े पैमाने पर फसलों को एक्सपोर्ट कर सकें, जिनके पास बड़ी पूंजी हो पेमेंट करने के लिए और जिनके पास फसलों को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े गोदाम और कोल्ड स्टोरेज हों। यह काम कॉरपोरेट कंपनियां ही कर सकती हैं, चाहे वो इंडियन कंपनियां हों या विदेशी जैसे वॉलमार्ट है, क्योंकि यह कंपनियां बड़े पैमाने पर फसलों को खरीद कर एक्सपोर्ट करेंगी या भारत में ही बेचेंगी। ये कंपनियां ही C2 प्लस 1.5 गुना प्रॉफिट के हिसाब से तय की गई एमएसपी पर फसलों की परचेजिंग कर सकती हैं, क्योंकि इनका वॉल्यूम या स्केल बहुत बड़ा होता है और कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कंपेयर करके निर्धारित की जाती हैं। जब कॉरपोरेट कंपनियां किसानों को पूरी कीमत देंगी तो फिर एपीएमसी की आड़ती और छोटे व्यापारी भी किसानों को उनकी फसलों का पूरा दाम देंगे। फिर वो पूल या कार्टेल नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों का विचार है कि कॉरपोरेट कंपनियों के आने से एपीएमसी की मंडियां बंद हो जाएंगी। मंडियां तो बंद नहीं होंगी, बल्कि किसानों की जो लूट होती थी वो ज़रूर बंद हो जाएगी।
कंपनियों और आड़तियों के बीच में जो कंपटीशन होगा उससे किसानों को पूरा लाभ मिलेगा। अब आप मेरे से पूछोगे कि आप इस किस आधार पर कहते हैं कि एपीएमसी की मंडियां बंद नहीं होंगी, और इसका सीधा सा जवाब ये है कि इतना बड़ा भारत देश है और कृषि प्रधान देश है। बड़े पैमाने पर 23 से ज़्यादा फसलों का उत्पादन होता है। सिर्फ 2 फसलों को 6% हिस्सा ही सरकार खरीद पाती है, उसमें भी उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। तो 94% फसलों को अकेले कॉरपोरेट कंपनियां भी नहीं खरीद पाएंगी। इसलिए एपीएमसी की मंडियां भी बिजनेस करती रहेंगी। हाँ, किसानों की जो लूट होती थी वो बंद जरूर हो जाएगी। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन की समाप्ति इस तरीके से हो जिससे किसानों को कोई नुकसान ना हो और उनको उनकी फसलों की पूरी कीमत मिले। जो कॉरपोरेट कंपनियां एग्रो बिजनेस में आना चाहती हैं ज़रूर आएँ, मगर किसानों की दोस्त बनकर आएँ। अगर किसान खुशहाल होगा तो वो आगे फसलों को बोएगा, वरना आने वाली नस्लें खेती से भाग जाएंगी। कोई खेती नहीं करेगा, फिर तुम क्या खाओगे और क्या बेचोगे। मैं कुछ बातें भूल गया हूँ, उसको भी क्लियर कर दूँ। एक तो यह है कि किसानों का इस बात का डर है कि कोई कंपनी फसलें खरीदने के बाद भाग जाए या डिफ़ॉल्ट हो जाए तो किसान क्या करेगा। तो इसके लिए इन 2 कानूनों में यह 2 लाइनें और जोड़ दें। नंबर 1 पेमेंट एट द डिलीवरी और नंबर 2 नो परचेजिंग बिलो एमएसपी। फसल का भुगतान डिलीवरी पर ही किसान को मिलेगा तो फिर पेमेंट मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, एमएसपी के नीचे खरीद नहीं होगी तो किसान को पूरी कीमत मिलेगी। तो अब कंक्लूजन में ये है कि इस आंदोलन की समाप्ति 15 जनवरी को हो सकती है अगर सरकार एक कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला पूर्ण रूप से रद्द करे, ताकि किसान के दिमाग पर जो यह टेंशन हो रही है कि कॉरपोरेट कंपनियां उनकी ज़मीनें खरीद लेंगी या छीन लेंगी, वो दूर हो सके। दूसरा, एमएसपी का कानून बन जाने पर किसानों को फसलों की पूरी कीमत मिल सकेगी और एमएसपी का फार्मूला C2 प्लस 1.5 गुना प्रॉफिट या 150% प्रॉफिट का होना चाहिए। तीसरा, स्टोरेज वाले कानून में यह प्रोविज़न हो कि कोई व्यापारी या कंपनी एमएसपी प्लस 50% प्रॉफिट से ज़्यादा कीमत पर सामान ना बेच सके। मान लो किसी कंपनी ने 20 रुपये किलो आलू किसान से ख़रीदा, तो वो आलू बाज़ार में होलसेलर और रिटेलर का प्रॉफिट 50% से ज़्यादा ना हो, यानी ग्राहक को वो आलू 30 रुपये किलो में मिलेगा। इससे महंगाई पर भी अंकुश लगा रहेगा और व्यापारी या कंपनी काला बाजारी नहीं कर सकेगी। अगर किसी वस्तु पर काला बाजारी होती है तो फिर वो कानून ऑटोमेटिकली रद्द समझा जाएगा उस वस्तु के लिए। इस तरह की व्यवस्था से सभी को लाभ मिलेगा। कंपनी भी एग्रो बिजनेस कर सकेगी, आड़ती और व्यापारी भी बिजनेस कर सकेंगे, किसानों को फसलों के पूरे दाम भी मिलेंगे और महंगाई पर कंट्रोल भी रहेगा। लेख काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आपने बड़े धैर्य से मेरी बातें सुनी हैं, उसके लिए सभी का धन्यवाद। अगर किसी को कोई विशंका या कोई सवाल हो, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर 604 321 4444 वैनकूवर कनाडा में है। धन्यवाद।